तो चलिए इसे समझते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसी राजनीतिक पार्टी की जिसने दशकों तक देश पर राज किया हो। जिसके बड़े बड़े नेता मतलब अपराजेय माने जाते हो। हाँ, और फिर अचानक एक चुनाव में सब कुछ बदल जाता है। कई राज्यों में हार, बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की हार। इसे राजनीतिक भूकंप कहा गया था। हाँ बिल्कुल। आज हम भारतीय राजनीति के उसी भूकंप वाले दौर की गहराई से पड़ताल करेंगे। मतलब 1960 के दशक के मध्य से 1970 के दशक की शुरुआत तक का समय, जब कांग्रेस पार्टी अपने अस्तित्व की सबसे बड़ी चुनौतियों से जूझ रही थी। और जो बात यहाँ सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये सिर्फ एक पार्टी के उतार चढ़ाव की कहानी नहीं है। ये कहानी है कि कैसे भारत का लोकतंत्र परिपक्व हो रहा था, कैसे विपक्ष ने पहली बार अपनी जोरदार मौजूदगी दर्ज कराई। सही बात है। हमें इस पूरी प्रक्रिया को परत दर परत समझने में मदद करेंगे। नेहरू के बाद के राजनीतिक उत्तराधिकार के संकट से लेकर इंदिरा गांधी के एक शक्तिशाली नेता के रूप में उदय तक। बिल्कुल। तो हमारा मिशन साफ है, ये समझना कि कांग्रेस प्रणाली को क्या चुनौतियां मिली और उसका पुनर्स्थापन कैसे और किस रूप में हुआ। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं उस सवाल से जिसने 1964 में पूरी देश को सोच में डाल दिया था। नेहरू के बाद कौन? 1964 में जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद पहली बार ये सवाल उठा कि सत्ता का हस्तांतरण कैसे होगा। कई लोगों को तो डर था कि शायद लोकतंत्र भी खत्म हो जाएगा। हाँ, ये डर बहुत वास्तविक था। लेकिन बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया, जो अपनी सादगी के लिए जाने जाते थे। हाँ, और शास्त्री जी का दौर भली छोटा रहा, सिर्फ 18 महीने का, लेकिन बहुत अहम था। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, जो उस वक्त देश की दो सबसे बड़ी चुनौतियों मतलब खाद्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा, इनसे जुड़ा था। बिल्कुल। लेकिन जनवरी 1966 में ताशकंद में उनका भी अचानक निधन हो गया और यहीं से मतलब असली राजनीतिक ड्रामा शुरू हुआ। हाँ, और शायद इस बार दांव पर और भी बहुत कुछ लगा था। शास्त्री जी के समय तो एक आम सहमति थी, पर अब कांग्रेस के अंदर की जो गुटबाजी थी वो खुलकर सामने आ रही थी। अब उत्तराधिकार का संकट दोबारा खड़ा हो गया था, है ना? बिल्कुल। इस बार मुकाबला ज्यादा कड़ा था। प्रधानमंत्री पद के लिए दो बड़े दावेदार थे। एक तरफ थे मोरारजी देसाई, जो बॉम्बे के मुख्यमंत्री रह चुके थे और एक अनुभवी कद्दावर नेता थे। दूसरी तरफ थी इंदिरा गांधी, जो शास्त्री जी के मंत्रिमंडल में सूचना मंत्री थीं। और नेहरू की बेटी होने के नाते उनकी एक अलग पहचान थी। और यहीं पर कांग्रेस पार्टी के भीतर के एक बहुत शक्तिशाली समूह, जिसे सिंडिकेट कहा जाता था, ने अहम भूमिका निभाई। ये सिंडिकेट कौन लोग थे? क्या ये कोई औपचारिक गुट था पार्टी का? नहीं, औपचारिक नहीं, लेकिन बहुत प्रभावशाली। ये कांग्रेस के अनुभवी और ताकतवर नेताओं का एक समूह था, जिसमें पार्टी अध्यक्ष के कामराज, एस.के. पाटिल, एन. संजीव रेड्डी जैसे दिग्गज शामिल थे। पार्टी संगठन पर इनकी जबरदस्त पकड़ थी और इन्होंने ही फैसला किया कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने मोरारजी देसाई जैसे अनुभवी नेता के बजाय इंदिरा गांधी का समर्थन करने का फैसला किया। लेकिन ऐसा क्यों? क्या ये सिंडिकेट की सबसे बड़ी भूल नहीं थी? नेहरू की बेटी होने के नाते वो राजनीति के दांव पेच से अनजान तो नहीं हो सकती थी। क्या उन्होंने इंदिरा गांधी को सिर्फ एक गुड़िया समझकर कम आंका? यही उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक गलतफहमी थी। उन्हें लगा कि इंदिरा गांधी राजनीतिक रूप से कम अनुभवी हैं। अच्छा। और प्रशासनिक मामलों में सलाह और समर्थन के लिए उन पर निर्भर रहेंगी। उनका प्लान था कि वो इंदिरा गांधी के जरिए पर्दे के पीछे से सरकार चलाएंगे। पार्टी के सांसदों के बीच एक गुप्त मतदान हुआ, जिसमें इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को आसानी से हरा दिया। तो सिंडिकेट ने उन्हें प्रधानमंत्री बनवा तो दिया। हाँ, पर वो ये नहीं समझ पाए कि वो एक ऐसी नेता को सत्ता में ला रहे हैं जो अपनी राह खुद बनाने वाली थी। तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई हैं और सिंडिकेट को लगा कि लगाम उनके हाथ में है। लेकिन इस नई सरकार की पहली बड़ी परीक्षा सिर्फ एक साल बाद ही आ गई, 1967 के चौथे आम चुनाव में। और वो परीक्षा आसान नहीं थी, क्योंकि 1967 आते आते देश का मिजाज काफी बदल चुका था। बहुत ज्यादा बदल चुका था। देश एक गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था। दो बड़े युद्ध हो चुके थे, 1962 में चीन से और 1965 में पाकिस्तान से। हाँ। जिनका अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ा। मॉनसून की असफलता के कारण खेती की पैदावार में भारी गिरावट आई और खाने की किल्लत हो गई। विदेशी मुद्रा का भंडार घट रहा था और औद्योगिक उत्पादन भी मतलब एक तरह से ठप पड़ गया था। और इसी के चलते सरकार को एक बहुत बड़ा और अलोकप्रिय फैसला लेना पड़ा,
है ना, रुपए की कीमत को लेकर। हाँ, सरकार को रुपए का अवमूल्यन करना पड़ा, यानी डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत घटानी पड़ी। इससे महंगाई आसमान छूने लगी। इन सब वजहों से जनता में भारी गुस्सा था। देश भर में बंद और हड़तालें आम हो गई थीं। लोग बढ़ती कीमतों और खाने की कमी के खिलाफ सड़कों पर थे। और जाहिर है इस गुस्से को विपक्षी दलों ने एक मौके की तरह देखा होगा। उनकी क्या रणनीति थी? इसी माहौल में समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने एक बहुत असरदार रणनीति बनाई, जिसे उन्होंने गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया। उनका तर्क बहुत सीधा था। क्या था? कि कांग्रेस का शासन अलोकतांत्रिक हो गया है और आम लोगों के हितों के खिलाफ है। इसलिए सभी विपक्षी पार्टियों को, चाहे उनकी विचारधारा एक दूसरे से कितनी भी अलग क्यों ना हो, कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए एक साथ आ जाना चाहिए। और 1967 के नतीजों ने तो जैसे पूरे देश को और राजनीतिक पंडितों को हिलाकर रख दिया। इसे यूं ही राजनीतिक भूकंप नहीं कहा गया। बिल्कुल नहीं। कांग्रेस जैसे तैसे लोकसभा में तो सरकार बना पाई, लेकिन उसे आजादी के बाद से सबसे कम सीटें और सबसे कम वोट मिले थे। कैबिनेट के आधे मंत्री चुनाव हार गए थे, जिनमें के कामराज जैसे सिंडिकेट के दिग्गज भी शामिल थे। असली झटका तो राज्यों में लगा। कांग्रेस 9 राज्यों में सरकार नहीं बना पाई। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास और केरल। और इन राज्यों में सरकारें बनी कैसे? क्योंकि विपक्ष भी तो एक दूसरे से बहुत अलग था। यहीं से भारतीय राजनीति में 2 नई चीजें देखने को मिली। पहली, गठबंधन की राजनीति। कई राज्यों में अलग अलग विचारधारा वाली पार्टियों ने, जैसे कहीं जनसंघ और कम्युनिस्ट एक साथ आ गए, मिलकर संयुक्त विधायक दल यानी एसवीडी की सरकारें बनाई। अच्छा। और दूसरी, दल बदल की संस्कृति। और यहीं से आया राम गया राम का मशहूर जुमला सामने आया। हाँ, ये जुमला तो आज भी इस्तेमाल होता है। इसकी कहानी क्या है? ये सिर्फ एक मजेदार जुमला नहीं था। ये भारतीय राजनीति में एक नए, ज्यादा अवसरवादी दौर की शुरुआत थी, जहां विचारधारा से ज्यादा जरूरी सत्ता में हिस्सेदारी हो गई थी। इसकी छाप हमें आज भी दिखती है। ये जुमला हरियाणा के एक विधायक गया राल से जुड़ा है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 15 दिन में 3 बार पार्टी बदली। 15 दिन में 3 बार? हाँ, हालत ये थी कि एक नेता उन्हें प्रेस के सामने लेकर आए और बोले, ये गया राम थे, अब आया राम है। तो 1967 के नतीजों ने कांग्रेस को कमजोर तो कर दिया, लेकिन असली लड़ाई तो अब पार्टी के अंदर शुरू होने वाली थी। ये एक तरह से ओल्ड गार्ड और न्यू गार्ड की जंग थी। बिल्कुल। 1967 के नतीजों ने कांग्रेस के अंदर के दरार को सतह पर ला दिया। इंदिरा गांधी ने चुनाव के नतीजों का इस्तेमाल अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए किया। उन्होंने तर्क दिया कि जनता के गुस्से की वजह सिंडिकेट की पुरानी नीतियां हैं। उन्होंने सरकार और पार्टी पर अपना नियंत्रण बढ़ाना शुरू कर दिया और सिंडिकेट को हाशिए पर धकेलना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ सिंडिकेट के नेता भी इंदिरा गांधी की नीतियों और उनके काम करने के तरीके से नाराज थे। और इस टकराव का सबसे बड़ा मोड़ आया 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में। एक राष्ट्रपति का चुनाव पार्टी के अंदर इतनी बड़ी फूट की वजह कैसे बन गया? क्योंकि ये चुनाव महज एक संवैधानिक पद के लिए नहीं था, ये कांग्रेस के अंदर सत्ता के संघर्ष का प्रतीक बन गया था। 1969 में राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का निधन हो गया। हाँ। सिंडिकेट ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार के तौर पर लोकसभा अध्यक्ष एन संजीव रेड्डी को खड़ा कर दिया, जो उनके गुट के थे। इंदिरा गांधी इससे खुश नहीं थी, क्योंकि रेड्डी से उनके मतभेद थे। उन्हें लगा कि अगर रेड्डी राष्ट्रपति बन गए तो सिंडिकेट उन्हें प्रधानमंत्री पद से भी हटा सकता है। तो एक तरफ पार्टी का आधिकारिक उम्मीदवार था, बिल्कुल, और दूसरी तरफ इंदिरा गांधी का अपना कैंडिडेट। ये तो पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी होगी। बहुत बड़ी। इंदिरा गांधी ने इस स्थिति से निकलने के लिए क्या किया? यहीं पर उन्होंने अपना सबसे बड़ा और सबसे साहसिक दांव खेला। उन्होंने कुछ ऐसे बड़े फैसले लिए जिन्होंने उनकी छवि को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। ओके। और राजघरानों को मिलने वाले विशेष भत्ते यानी प्रिवी पर्स को खत्म करने की घोषणा कर दी। ये प्रिवी पर्स का मुद्दा इतना बड़ा क्यों था? ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। उस जमाने में ये करोड़ों में जाती थी, और इंदिरा गांधी ने इसे आम जनता के पैसे की बर्बादी और लोकतंत्र में राजशाही का प्रतीक बताकर खत्म करने का दांव खेला। मोरारजी देसाई उस समय वित्त मंत्री थे
और इन फैसलों से सहमत नहीं थे, इसलिए उनसे वित्त मंत्रालय वापस ले लिया गया। अच्छा। ये सब करके इंदिरा गांधी ने अपनी एक समाजवादी और गरीब हितैषी छवि बना ली और फिर उन्होंने खुले तौर पर कांग्रेस के सांसदों और विधायकों से पार्टी उम्मीदवार के बजाय अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने की अपील की। सीधी चुनौती थी ये तो। ये सिंडिकेट के लिए एक सीधी और खुली चुनौती थी। नतीजा ये हुआ कि उस समय के उपराष्ट्रपति वीवी गिरी, जिन्हें इंदिरा गांधी ने एक स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया था, बहुत कम अंतर से चुनाव जीत गए। ये सिंडिकेट की बहुत बड़ी राजनीतिक और नैतिक हार थी। और इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा ने अनुशासनहीनता के आरोप में इंदिरा गांधी को पार्टी से ही निकाल दिया। पार्टी से निकाल दिया मतलब देश की प्रधानमंत्री को उनकी ही पार्टी ने बाहर कर दिया। हाँ, और इसके जवाब में इंदिरा गांधी ने कहा कि उनकी कांग्रेस ही असली कांग्रेस है। और इस तरह नवंबर 1969 में भारत की सबसे पुरानी पार्टी औपचारिक रूप से 2 हिस्सों में बंट गई। कौन-कौन से 2 हिस्से? सिंडिकेट के गुट को कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन यानी कांग्रेस ओ कहा गया और इंदिरा गांधी के गुट को कांग्रेस रिक्विजिशनिस्ट यानी कांग्रेस आर कहा जाने लगा। तो पार्टी टूट गई और इंदिरा गांधी एक अल्पमत सरकार चला रही थी जो दूसरे दलों के समर्थन पर टिकी थी। ये तो बहुत ही अस्थिर स्थिति थी। उनका अगला कदम क्या था? ये स्थिति लंबे समय तक नहीं चल सकती थी। इस पूरे दौर में इंदिरा गांधी ने अपनी सरकार को बचाए रखने के साथ-साथ अपनी छवि को और मजबूत किया। उन्होंने भूमि सुधारों और संपत्ति की सीमा तय करने जैसे मुद्दों पर जोर दिया। अच्छा। उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि सिंडिकेट और कांग्रेस ओ अमीरों और राजघरानों के पक्ष में है, जबकि वो गरीबों के लिए लड़ रही हैं। उनकी सरकार अल्पमत में थी, लेकिन उनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी। फिर दिसंबर 1970 में उन्होंने एक बहुत साहसिक और अप्रत्याशित कदम उठाया और लोकसभा भंग करके नए चुनाव की घोषणा कर दी। ये एक बहुत बड़ा जुआ था। 1 साल पहले ही चुनाव करवा देना, वो भी जब आपके पास बहुमत ना हो, ये तो वाकई बहुत बड़ा जुआ था। विपक्ष की क्या तैयारी थी इसके लिए? विपक्ष को लगा कि ये उनका सबसे अच्छा मौका है। सभी बड़ी गैर कांग्रेसी और गैर साम्यवादी विपक्षी पार्टियों को लगा कि इंदिरा गांधी की लोकप्रियता के कारण उनका अकेले जीतना मुश्किल है। तो उन्होंने गठबंधन बनाया? हाँ, उन्होंने मिलकर एक महागठबंधन यानी ग्रैंड अलायंस बनाया। इसमें कांग्रेस ओ, जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी और समाजवादी दल जैसी बड़ी पार्टियां शामिल थीं। उनका एक ही एजेंडा और एक ही नारा था, इंदिरा हटाओ। और इसके जवाब में इंदिरा गांधी ने क्या नारा दिया? इंदिरा गांधी ने एक बहुत ही सकारात्मक और असरदार एजेंडा पेश किया। उन्होंने किसी बड़े गठबंधन पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने पूरे देश के सामने एक सीधा और आकर्षक नारा रखा, गरीबी हटाओ। तो क्या गरीबी हटाओ सिर्फ एक चुनावी नारा था या ये भारतीय राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत था? मतलब जहां विकास और सामाजिक न्याय के वादे को सीधे सीधे चुनावी जीत का फॉर्मूला बनाया जा रहा था? ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक पूरी राजनीतिक रणनीति थी। विपक्ष के पास कोई ठोस कार्यक्रम नहीं था सिवाय इंदिरा गांधी को हटाने के, जबकि इंदिरा गांधी के पास देश की समस्याओं का एक समाधान था, चाहे वो कितना भी सरल क्यों ना हो। सही बात है। उन्होंने अपने चुनाव अभियान में गरीबों, भूमिहीनों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और बेरोजगारों पर ध्यान केंद्रित किया। प्रिवी पर्स खत्म करने जैसे कदमों ने उनकी गरीब हितैषी छवि को और मजबूत किया था। ये लड़ाई इंदिरा हटाओ बनाम गरीबी हटाओ की बन गई। और 1971 के लोकसभा चुनाव के नतीजे महागठबंधन के लिए किसी सदमे से कम नहीं होंगे। बिल्कुल। महागठबंधन बुरी तरह हार गया। इन सभी पार्टियों को मिलाकर भी 40 से कम सीटें मिलीं। 40 से भी कम? हाँ। वहीं दूसरी तरफ इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर ने अकेले 352 सीटें जीती और भारी बहुमत हासिल किया। ये एक जबरदस्त जीत थी। इसके तुरंत बाद 1971 में बांग्लादेश का संकट आया और पाकिस्तान से युद्ध हुआ, जिसमें भारत की जीत ने इंदिरा गांधी की लोकप्रियता को शिखर पर पहुंचा दिया। तो एक तरह से 1971 के चुनाव ने कांग्रेस प्रणाली को पुनर्स्थापित कर दिया, उसका दबदबा वापस ले आया। लेकिन क्या ये वही पुरानी कांग्रेस थी? नहीं, कांग्रेस की सत्ता में वापसी तो हुई, लेकिन ये एक नई कांग्रेस थी। पुरानी कांग्रेस की तरह इसमें अलग अलग विचारधाराओं के नेताओं के लिए जगह कम थी। ये पार्टी अब पूरी तरह से अपने सर्वोच्च नेता की लोकप्रियता पर निर्भर थी। पार्टी का सांगठनिक ढांचा भी कमजोर हुआ और अब ये सीधे अपने नेता के आदेशों पर चलती थी। लेकिन उसने गरीबों, दलितों और अल्पसंख्यकों के बीच अपना समर्थन आधार फिर से हासिल कर लिया था।
और एक नई राजनीतिक पहचान बनाई थी। तो आज हमने देखा कि कैसे सिर्फ 5-6 सालों में भारतीय राजनीति पूरी तरह बदल गई। नेहरू के बाद उत्तराधिकार के संकट से शुरू हुई कहानी, 1967 के राजनीतिक भूकंप, कांग्रेस के विभाजन और अंत में 1971 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के एक नए और ज्यादा शक्तिशाली रूप में पुनर्स्थापन पर आकर पूरी हुई। ये दौर दिखाता है कि कैसे एक स्थापित राजनीतिक व्यवस्था को भी अंदर और बाहर दोनों से चुनौतियां मिल सकती हैं और कैसे नेतृत्व और रणनीति उन चुनौतियों का जवाब देने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को कम आंका, जबकि इंदिरा गांधी ने देश के मिजाज को बेहतर समझा और एक ऐसा एजेंडा पेश किया जो सीधे जनता से जुड़ा। सही बात है। कांग्रेस प्रणाली तो बच गई, लेकिन उसका चरित्र और संगठन हमेशा के लिए बदल गया। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल, 1971 की जीत ने इंदिरा गांधी को भारत का सबसे ताकतवर नेता बना दिया और कांग्रेस पार्टी उनकी छवि पर पूरी तरह निर्भर हो गई। लेकिन क्या किसी एक नेता पर अत्यधिक निर्भरता लंबे समय में किसी भी लोकतांत्रिक पार्टी के आंतरिक स्वास्थ्य के लिए एक चुनौती बन सकती है?